हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के बारे में। डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप किन किन लोगों को मिलता है और कैसे मिलता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसीड्यूर है, इसके लिए सारे डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोग इंस्पायर फेलोशिप क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हर साल का नवंबर महीना में इंस्पायर फेलोशिप का एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट हो ही जाएगा कुछ दिनों में। फर्स्ट वीक में तो सेकेंड वीक में आ जाएगा। तो तब मैं बात करूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन अभी बात करूंगा वो डीएसटी इंस्पायर किन किन लोगों को मिलता है और कैसे मिलता है, क्या क्या करना होता है इसके लिए। तो डीएसटी इंस्पायर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी से दिया जाता है, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट के लिए। तो दो टाइप का लोगों को मिलता है इंस्पायर फेलोशिप। दो टाइप का लोगों मीन्स जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का कोई इंस्टीट्यूट का फर्स्ट टाइप रैंक होल्डर रहा है, उन लोगों को मिलता है। ऑब्वियसली सीजीपीए और सीजीपीए 7 से ऊपर और इक्विवेलेंट मार्क्स मीन्स 70% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मिलेगा। और एक टाइप के लोगों को मिलता है जिन लोग इंस्पायर स्कॉलर रहा है। इंस्पायर स्कॉलर रहा है मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्पायर जो लोग इंस्पायर स्कॉलर रहा है उन लोगों को मिलता है। तो लोग 70% से ऊपर रहना पड़ेगा। इंस्पायर स्कॉलर मीन्स जो लोग पहले से ही इंस्पायर स्कॉलरशिप लिया है। इंस्पायर स्कॉलरशिप लिया मतलब बीएससी मतलब ग्रेजुएशन से ही जो लोग इंस्पायर स्कॉलर रहा है उन लोगों को भी मिलता है। अगर ऑब्वियसली 70% से ज़्यादा होना पड़ेगा मार्क्स, देन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर कैसे करना है अभी बताऊंगा। अभी अभी बता रहा हूँ मतलब क्या प्रोसीड्यूर है। मतलब ये हर साल नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हर साल नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे नवंबर 15 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए दो लेवल होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 के लिए क्या क्या करना होता है, लेवल 2 के लिए क्या करना होता है। तो अभी जो लोग पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन लिया है, पीएचडी एडमिशन जो लोग लिया है ऑलरेडी, पीएचडी एडमिशन जो लोग लिया है उन लोग लेवल 1 एंड लेवल 2 ये दोनों एक साथ करना होता है। जो लोग पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल्ड है उन लोग के लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ कर सकते हैं। अभी कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी पे दिया हुआ है, कोई क्या करता है एडमिशन नहीं लिया है, मतलब कोई गैप देता है ना, एक साल मान लिया 6 महीना गैप दिया है, कोई एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन वो लोग पहले से इंस्पायर स्कॉलर रहा है और गोल्ड मेडलिस्ट है। कोई ऐसा भी होता है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन अभी भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है उन लोग। तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है मीन्स वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए मतलब ये एक साल दिया जाता है, एक साल के अंदर अंदर तुम मतलब एप्लीकेशन नेक्स्ट साल भी कर सकते हो। मतलब इस साल अगर नहीं अप्लाई कर पाए तो तुम लोगों को और एक साल दिया जाता है। मतलब एमएससी और सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुमको और एक साल दिया जाएगा अगर तुम इंस्पायर स्कॉलर हो पहले से, तो एप्लीकेशन करने का। और गोल्ड मेडलिस्ट तुम हो तो फिर से तुमको एक साल चांस दिया जाएगा एप्लीकेशन करने के लिए। इस साल अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट साल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 साल जेआरएफ और 3 साल एसआरएफ दिया जाता है।
और ऐसा भी होता है कभी कभी कोई कोई 1 साल जेआरएफ और बाकी 3 साल एसआरएफ ले सकता है। 1 साल जेआरएफ होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो एक पेपर कोई भी यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश होना पड़ेगा। ऑब्वियसली तुमको फास्ट ऑथर होना पड़ेगा, तभी तुम 1 साल जेआरएफ और 3 साल एसआरएफ कर सकते हो। और अदरवाइज 2+3 2 साल जेआरएफ 3 साल एसआरएफ हो। तो अभी ये प्रोसीड्यूर कैसा है, प्रोसीड्यूर के लिए लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में क्या क्या करना होता है, लेवल 2 में क्या करना होता है मैं बताऊंगा। तो क्या है, सॉरी, लेवल 1 ये सबके लिए है। जो लोग पीएचडी एडमिशन लिया है वो लोगों के लिए है, जो लोग पीएचडी एडमिशन नहीं लिया है वो लोगों के लिए भी यही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे तुमको सारे डिटेल्स भरना है, सारे डिटेल्स देना है, लेकिन ये इजी है, ये सबके लिए इजी है। लेकिन लेवल 2 के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल देना होता है। रिसर्च प्रपोजल देना होता है। तो रिसर्च प्रपोजल यही मेन क्राइटेरिया है। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना होता है, क्या क्या देना पड़ता है, इसके ऊपर बेस्ड करके तुमको सिलेक्शन होगा। लेवल 1 में सिलेक्शन मतलब लेवल 1 में सिलेक्शन होती है 70% मार्क्स होने से तुमको लेवल 1 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर साल 1000 स्टूडेंट को दिया जाता है, 1000 स्टूडेंट को दिया जाता है। तो लेवल 1 तो एकदम इजी है। अगर तुमको एमएससी में 70, एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% है देन तुमको मिल जाएगा। लेकिन अगर 70% से कम है देन तुम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेवल 1 से आउट हो जाओगे। तो मैं बोलूँगा जो लोगों को 70% से कम है उन लोगों को अप्लाई करके भी फायदा नहीं है। जो लोग 70% से कम है और इंस्पायर स्कॉलर रहा है पहले, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा 70% से अगर कम है तुमको तो ऐसे फॉर्म फिलअप मत करो, क्योंकि वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 70% तुमको बेसिक और मिनिमम क्राइटेरिया है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया। देन रहा तुम्हारा लेवल 2। लेवल 1 के बाद एक लिस्ट निकलेगा जो लोग लेवल 2 में ले जाएगा। लेवल 2 के लिए रिसर्च प्रपोजल मास्ट एंड तुम सुपरवाइजर सीवी मैटर करेगा और यूनिवर्सिटी ये तीनों के ऊपर डिपेंड करके 100 में एक मार्क्स दिया जाएगा एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। मतलब रिसर्च प्रपोजल जो लोग एक्सपर्ट कमेटी है वो लोग चेक करेगा, चेक करके तुमको एक मार्क्स दिया जाएगा ये तीनों के ऊपर बेस करके 100 में। देन 100 में अगर 60 मिला किसी को, 60% मिलने से तुम वो सिलेक्टेड हो जाओगे। यही होता है जनरली, ठीक है। तो लेवल 2 के लिए मेनली रिसर्च प्रपोजल ही मेन है, तो तुमको लेवल 2 ही अच्छे से देखना है। तो अभी मैं बताऊंगा, मतलब जो लोग पीएचडी एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, पीएचडी एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, पीएचडी एडमिशन जो लोग लिया है वो लोगों को बोलूंगा तुम लोग ऑलरेडी रिसर्च प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर दो। प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पीएचडी एडमिशन लिया है जो लोग, उन लोगों का नवंबर में ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर। तो तुम लोगों को लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ करना है। तुम लोग जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे, तब जब फॉर्म फिलअप करोगे, जिस दिन फाइनल सबमिशन करोगे उस दिन से ही तुम लोगों का वो मतलब फेलोशिप स्टार्टिंग डेट मतलब इफेक्टिव डेट उस दिन से हो जाएगा। तो जितना लेट करोगे लेट इतना लेट तुमको आएगा। तो रिसर्च प्रपोजल अगर आगे अभी लिखना स्टार्ट कर दिया तो तुम लोग नेक्स्ट ही अप्लाई कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ तो कुछ दिन में, एक हफ्ते के बीच में ही तुम लोग फॉर्म फिलअप करके ये फाइनल सबमिशन कर सकते हो। फाइनल सबमिशन करने से जिस दिन फाइनल सबमिशन होगा उस दिन से ही तुम्हारा इफेक्टिव डेट मतलब उस दिन से तुम इंस्पायर फेलोशिप ले सकते हो, अगर तुम फाइनली सिलेक्टेड हुआ तो। और अभी लेवल 1 जो लोग पीएचडी एडमिशन नहीं लिया है,
पीएचडी एडमिशन नहीं लिया है, तो लोग लेवल 1 अप्लाई कर दिया। लेवल 1 अप्लाई कर दिया, तो लेवल 1 अप्लाई करने के बाद एक लिस्ट निकलेगा, 2-3 महीना बाद एक लिस्ट निकलेगा। अगर तुम लेवल 1 क्लियर कर दिया, 70% से ज़्यादा रहा, तो तुम अगर क्लियर कर दिया, तो पीएचडी एडमिशन होने के बाद विद इन 1 मंथ तुमको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना ही है विद इन 1 मंथ। प्रपोजल विद इन 1 मंथ तुमको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना ही है। तो रिसर्च प्रपोजल अगर सबमिट करना है, तो तुम लोगों को तुम लोगों को भी बोलूंगा, जो लोग पीएचडी एडमिशन लोगे नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर, तो वो लोग भी पीएचडी एडमिशन लेने के बाद ही ये रिसर्च प्रपोजल जल्दी से जल्दी लिखना स्टार्ट कर देना। तो उसमें लिए रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या लिखना होता है, तो जितना जल्दी दोगे तितना जल्दी तुमको फेलोशिप उस दिन से इफेक्टिव डेट स्टार्ट होगा। तो लेवल 1 जो लोग पीएचडी एडमिशन है, उन लोग से लेवल 1 अप्लाई करेगा, और जो लोग पीएचडी एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, उन लोगों को लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ अप्लाई होगा। ठीक है, तो लेवल 1 लेवल 2 एक साथ होगा, मतलब ये नवंबर में ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, तो लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ होगा। और जो लोग एडमिशन नहीं है, उन लोग सिर्फ लेवल 1 अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2 आफ्टर पीएचडी एडमिशन तब देना है उन लोगों को। तो रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या लिखना होता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रिसर्च प्रपोजल में ये सब प्रोसेस तुमको ये सब चीज देना होता है। सॉरी, टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल देना है, मतलब टॉपिक क्या देना है, मतलब रिसर्च टाइटल देना है, एब्स्ट्रैक्ट देना है, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, नेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल स्टेटस, एग्जिस्टिंग गैप ऑफ नॉलेज, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल है तुम लोग इंस्टीट्यूट में, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम एंड रेफरेंसेस। तो जो लोग लेवल 2 के लिए अप्लाई करेगा, लेवल 2 में यही मेन है। तो यहाँ पे देख सकते हो एनरोलमेंट ऑफ पीएचडी, एनरोलमेंट फॉर पीएचडी, जो लोग एनरोल किया है तो उन लोगों के लिए यही ऑप्शन आएगा। जो लोग पीएचडी में एनरोल नहीं किया, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, उन लोगों को लेवल 1 ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उन लोग बाद में करेगा, ये लेवल 2 अप्लाई बाद में करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे ये सब चीज तुमको यहाँ पे भी टाइप करके भी देना है, और पीडीएफ फॉर्मेट में भी सबमिट करना है। तो मैं कहूँगा पहले तुम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में लिख लो, देन वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे टाइप करके भी लिखना है। तो ये जो लोग लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ अप्लाई करेगा, तो अभी जो लोग लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ अप्लाई नहीं करेगा, उन लोगों के लिए क्या है, जो लोग पीएचडी एनरोल नहीं किया है अभी तक, तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों को ये टाइप करके नहीं देना है। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ये टाइप करके नहीं देना है। उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में लिखना है और पीडीएफ सबमिट करना है। तो उन लोगों के लिए जब लेवल 1 में सिलेक्ट हो जाएगा, तब उन लोगों को इंस्पायर का फेलोशिप में जाके देख सकते हैं, लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से एक फॉर्मेट ओपन हो गया है, उसमें एक पीडीएफ का ऑप्शन भी रहेगा। तो वहाँ पे उन लोगों को रिसर्च प्रपोजल ये सेम चीज लिखना है, तो वहाँ पे टाइप करके भी देना है। और लेवल 1 लेवल 2 जो लोग अप्लाई करेगा एक साथ, उन लोगों के लिए ये रिसर्च प्रपोजल टाइप करके भी देना है, एंड ये ऐसा रहेगा, ऐसा एक फॉर्मेट रहेगा, ऐसा एक फॉर्मेट रहेगा। तो ये लोगों को देखना है कैसे क्या क्या करना होता है। तो ये तो अभी बात करते हैं क्या क्या प्रोसीड्योर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो जेआरएफ से एसआरएफ कन्वर्ट के लिए क्या क्या करना होता है, एंड फाइनल ऑफर लेटर कब मिलता है, इफेक्टिव डेट कब होता है, तो मैं तो बताया इफेक्टिव डेट क्या करना होता है। और तो लेवल 2 में अप्लाई करने होने के बाद, सिलेक्टेड होने के बाद, तो उसके बाद भी एक दो प्रोसीड्योर है वो करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम लोग इंस्पायर रिसर्च प्रपोजल लिख लो। और मतलब फेलोशिप ग्रांट कैसे रिलीज होता है, ये 1 साल के लिए रिलीज हो जाता है, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए रिलीज हो जाता है बेसिकली। तो
ये यहाँ पे होस्ट इंस्टीट्यूट में ये आ जाता है। तो होस्ट इंस्टीट्यूट में आ जाने के बाद तुम पर महीना वो पैसा ले सकते हो। जेआरएफ के लिए है 37 पर मंथ, एसआरएफ के लिए है 42 पर मंथ, प्लस एचआरए एंड कॉन्टिजेंसी 20,000। यहाँ पे भी एचआरए प्लस कॉन्टिजेंसी 20,000। कॉन्टिजेंसी 20,000 डिले ये पर मंथ, और ये पूरा साल का 20,000 पर ईयर, ये ईयर 20,000 एंड 42,000 एसआरएफ के लिए, 37 जेआरएफ के लिए। तो जेआरएफ से एसआरएफ कन्वर्ट करने के लिए तुमको एक्सपर्ट कमेटी के रहेगा और पे प्रेजेंटेशन देना है। देन जेआरएफ से एसआरएफ कुछ वहाँ पे भी कुछ फॉर्मेट है, वो लोग वो सबमिट करना होता है। जो एक्सपर्ट कमेटी रहेगा उसके साइन लेके ये कर सकते हो। ये नेक्स्ट प्रोसेस है। लेकिन ये लेवल 1 और लेवल 2 यही मेन इशू है। और रिसर्च प्रपोजल मैं बार बार कह रहा हूँ, रिसर्च प्रपोजल इज द मेन थिंग। रिसर्च प्रपोजल अच्छे से लिखना है। इसके ऊपर डिपेंड करके, मेनली इसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा लेवल 2 के लिए। लेवल 2 में सिलेक्ट हो जाओगे देन बाकी प्रोसीजर नॉर्मल है। देन 1-2 फॉर्म सबमिट करना होता है इंस्टीट्यूट और रिसर्च गाइड से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से साइन लेके। वो एक फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल में मिल जाएगा वो फॉर्मेट, JCA फॉर्म बोलता है वो। तो वो देने से देन तुमको फेलोशिप वो लोग अलॉट कर देगा। अलॉट करने के बाद तुम फेलोशिप मंथली उठा सकते हो, मंथली ले सकते हो। तो कोई कोई क्या कर सकता है, इंस्टीट्यूट को भी चेंज भी कर सकता है। अगर मान लो कोई एडमिशन लिया है 5 साल के लिए, अगर मान लो 5 साल के लिए कोई एडमिशन लिया है, तो अगर 1 साल करने के बाद हम लोग वहाँ से लिव करके दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो देन इंस्टीट्यूट को भी चेंज करके तुम लोग ये रिसर्च प्रपोजल, PhD रिसर्च प्रपोजल सब कुछ ठीक ठाक अगर हुआ, देन तुम नेक्स्ट इंस्टीट्यूट चेंज करने से भी तुम्हारा फेलोशिप कैंसिल नहीं होगा, फेलोशिप रहेगा। लेकिन वहाँ पे तुमको 5 साल तब नहीं मिलेगा कि अगर 1 साल तुम एक इंस्टीट्यूट में रहा, देन 4 साल अलग इंस्टीट्यूट में रहोगे, देन 4 साल का मिलेगा तुमको। ऐसा नहीं है नेक्स्ट 5 साल के लिए तुम एडमिशन लिया है तो 5 साल भी तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये मैक्सिमम 5 साल के लिए दिया जाता है। तो थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरा मेल आईडी दे दूंगा। तुम लोग अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो मुझे मेल कर सकते हो। मैं मेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड कोई भी इशू है, अगर रिसर्च प्रपोजल क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, एनी गाइडेंस इफ यू नीड, देन यू कैन ईमेल मी। आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।